क्वेश्चन नंबर 3, स्थानों को भरिए। तो एक प्रत्येक संख्या का, देखिए एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। कैसे? एक से प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाता है, चाहे कोई भी संख्या हो एक से जरूर विभाजित होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? गुणनखंड। यहाँ पे हम क्या भरेंगे? गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे हम भरेंगे गुणनखंड। अब देखिए, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड और गुणज होता है। तो देखिए, हम पेंसिल से लिखते हैं ताकि देखिए यहाँ पे ज़्यादा मोटा लिखाने से इसमें नहीं हो रहा है। तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड और स्वयं का गुणज होता है, यानी एक जो है अपने आप का गुणज भी होता है। जैसे एक गुने एक करते हैं तो एक ही आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वयं का। देखिए इस तरह से स्वयं का गुणज होता है, तो हम गुणनखंड भरेंगे और स्वयं। दूसरा, प्रत्येक संख्या के गुणजों की संख्या। अब देखिए, प्रत्येक संख्या की गुणजों की संख्या, यानी जैसे यहाँ पे दिया हुआ था प्रथम 5 गुणज, तो देखिए 7 का पहाड़ा लिख दिए थे 5वां। तो उसी तरह प्रत्येक संख्या का गुणज अनंत होता है, यानी अपरिमित गुण, क्योंकि कितना भी हम बढ़ाते जाएं पहाड़ा को, देखिए 7 10 70, 11 7 77, इस तरह अगर बढ़ाते जाएं तो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम भरेंगे अपरिमित। अपरिमित। ठीक है, देखिए आप लोग कॉपी में इसको भर लीजिएगा। ठीक है, आंसर में दिया हुआ है तो आप आंसर देख के भी वैसे लिखा हुआ है अपरिमित वो भर सकते हैं। तीसरा, प्रत्येक संख्या का गुणज या तो संख्या के, देखिए प्रत्येक संख्या का गुणज या तो संख्या के बराबर या अधिक होता है। देखिए प्रत्येक संख्या का गुणज, यानी मान लीजिए यहाँ पे 5 का गुणज, तो पहला गुणज तो सबसे पहला गुणज तो 5 ही होगा, 5 का गुणज तो या तो संख्या के बराबर होगा या अधिक, कम तो होगा नहीं गुणज। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 5 का गुणज 5, फिर 10, फिर 15, तो बराबर आ रहा है लेकिन उससे कम नहीं होगा कभी, इसलिए बराबर या अधिक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर या अधिक, या अधिक होता है। 4, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड या तो संख्या के, अब देखिए किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड या तो संख्या के बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर या कम। अब यहाँ पे गुणनखंड का बात कर रहा है, तो गुणनखंड या तो बराबर होगा या कम होगा। कैसे? देखिए मान लीजिए 6 का गुणनखंड, तो 6 का गुणनखंड कौन कौन होगा? तो 2, 3 और 6। तो देखिए या तो बराबर या कम, 2 3 क्या है? 6 से कम है, और 6 क्या है? बराबर। तो बराबर होगा या कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा गुणनखंड। तो देखिए 6 का गुणनखंड एक भी हो जाएगा, तो 1 2 3 और 6, तो कम हो रहा है और बराबर, 6 से ज़्यादा नहीं होगा कभी। ठीक है, तो जैसे देखिए 5 का गुणनखंड, तो 5 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 और 5, तो बराबर है और 5 से देखिए 1 कम है, तो गुणनखंड क्या होगा? कम या बराबर। 5 में किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, अब देखिए 5 में किसी संख्या गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमित। ये कैसे होता है परिमित? देखिए 5 का गुणनखंड सिर्फ 1 और 5, तो 1 और 5, बस 2 ही गुणनखंड है 5 का। 6 का गुणनखंड कितना कितना है? 1 2 3 6, यानी 4 ठो। ठीक है, तो परिमित यानी गिन सकते हैं हम उसको, गुणनखंड को, लेकिन गुणजों की संख्या परिमित होती है, ये हमें से याद रखना है। किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित और गुणजों की संख्या अपरिमित। अब देखिए 6 में सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो कौन सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है? तो एक देखिए सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, यानी एक से सभी संख्या विभाजित हो जाता है। सभी सम संख्याओं का गुणनखंड होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। तो देखिए 2 जो होता है वो सभी सम संख्याओं का गुणनखंड, यानी जितना भी दुनिया में या सम संख्या, तो सम संख्या तो अनंत है, तो देखिए 2 क्या होगा? सभी संख्याओं का गुणनखंड है।
जैसे देखिए मान लीजिए, जैसे सम संख्या 10 है तो देखिए 10 2 से विभाजित हो जाता है, लेकिन 4 से नहीं होगा, इसीलिए 2 जो है सभी सम संख्याओं का गुणनखंड है, यानी 2 से सभी सम संख्या विभाजित हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 112 के गुणनखंड 7 और 8 हैं। तो ये तो सत्य है, देखिए 7 से भी 112 कटेगा और 8 से भी 112 विभाजित हो जाता है। कैसे, देखिए 7 से इसको लगाएंगे तो देखिए एक बार में, और इधर फिर 4 गया तो 42, 7×6 = 42, यानी 16 7 112, और 8 से भी कट जाएगा, देखिए 8 से, और 14 8 112, तो दोनों से 112 विभाजित हो जा रहा है, यानी 7 और 8 क्या है, 112 के गुणनखंड। तो हम लिखेंगे सत्य, इसके सामने हम देखिए सत्य लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी में बनाइएगा। 17 50 का एक गुणनखंड है। 17 क्या है, 50 का गुणनखंड है, तो ये गलत है, क्योंकि 17 से 50 विभाज्य नहीं होता है। तो जब विभाज्य नहीं होता है तो 17 गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए 17 50 का गुणनखंड नहीं है, तो ये कैसा वाक्य है, यह सत्य वाक्य है, क्योंकि 17 के पहाड़ा में 50 नहीं आता है। ठीक है, यानी 17 से 50 विभाज्य नहीं होता है, विभाजित नहीं हो सकता है। तो देखिए 10 1 का गुणज नहीं है। तो देखिए सी में क्या कह रहा है, 10 1 का गुणज नहीं है, तो ये तो असत्य है, क्योंकि 1 का गुणज तो सभी है, जितना भी संख्या है, ठीक है, वो सभी क्या है, 1 का गुणज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे असत्य। यह सत्य बात है कि 10 1 का गुणज नहीं है, तो यहाँ पे भी हम असत्य लिखेंगे। 90 15 का एक गुणज है। 90 क्या है, 15 का एक गुणज है। तो देखिए 90 15 के पहाड़ा में आता है, 15 छक 90, यानी 90 जो है 15 का गुणज है, क्योंकि 15 के पहाड़ा में 90 आ जाता है, 15 छक 90। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये सत्य है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सत्य। अब देखिए शून्य प्रत्येक संख्या का एक गुणज है। शून्य प्रत्येक संख्या का एक गुणज है। तो ई में देखिए कह रहा है शून्य प्रत्येक संख्या का एक गुणज है, तो ये सत्यवाद है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही आता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सत्य, ई में। अब देखिए एफ में 25 के गुणनखंडों की संख्या 3 है। तो देखिए 25 के गुणनखंडों की संख्या कौन कौन है, हम अभी निकाल देते हैं। देखिए 25 के गुणनखंडों की संख्या हम इधर लिखिए, देखिए लिखते हैं 1, फिर 5 है। तो देखिए 25 का गुणनखंड कौन है, 1 है, फिर 5 है, फिर देखिए 25 है। ठीक है, तो 1 से 25 कट जाता है, विभाजित हो जाता है, और 5 से भी और 25 से भी, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितना हो गई, 5, यानी 3। देखिए 1 5 और 25, तो हम लिखेंगे सत्य। ठीक है, 25 के गुणनखंडों की संख्या, तो हम यहाँ पे सत्य लिखेंगे। 25 के गुणनखंडों की संख्या 3 है, ये सत्य बात है। अब देखिए शून्य प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। शून्य क्या है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है, तो ये असत्य होगा। कैसे असत्य होगा, देखिए क्योंकि गुणनखंड होने के लिए उस शून्य से विभाजित होना पड़ेगा। तो देखिए शून्य प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड, यानी शून्य से कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो शून्य प्रत्येक संख्या का गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए यह असत्य है, तो हम यहाँ पे असत्य लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या 64 एक संपूर्ण संख्या है। देखिए पहले हम जानेंगे कि संपूर्ण संख्या होता क्या है। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखिए यानी जिसके गुणनखंडों का योग क्या हो, 2 गुना हो। जैसे यहाँ पे दिया 6 का गुणनखंड 1 2 3 और 6, तो सभी को जोड़ा है। देखिए 1 + 2 + 3 + 6 = 12, जो कि 6 का दुगना है, यानी इसके जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो। तो देखिए यहाँ पे 64 एक संपूर्ण संख्या है कि नहीं, हम यहीं पे चेक कर देते हैं। देखिए 64 का गुणनखंड 1 2 4 6 7 8 8 होगा, फिर 9 10 11 12, 9 10 11 12 भी नहीं होगा, 13 14 15 16।
अब देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सब नहीं होगा कोई। 31, 32 होगा और 64, इतना होगा। देखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो सभी को जोड़ करके हम देखते हैं। तो देखिए 2, 1, 3, 4, 3, 7, 8, 7, 15, 15, 16 कितना हो गया 31, 31 और 32। तो देखिए 30, 30, 60, 3, 33 हो गया, 33 और 64। तो देखिए 4, 3, 7, 6, 3, 9 यानी 97। तो 97 देखिए 64 का दुगना नहीं है, यानी जो जोड़ करके आना चाहिए इसके गुणनखंड को अगर जोड़ करके क्या आना चाहिए, जो संख्या उसका दुगना। तो यहाँ पे दुगना नहीं आ रहा है क्योंकि 97 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक 64 क्या है, एक संपूर्ण संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यानी सभी गुणनखंडों को जोड़ करके क्या आना चाहिए, 64 का दुगना, तब यह संपूर्ण संख्या होता। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। सबको जोड़ करके हम देखें। देखिए इसको फिर से हम जोड़ करके देखते हैं। लग रहा है हम जोड़े हैं वो गलत हो रहा है। 2, 1, 3, 4, 3, 7, 8, 7, 15, 15 और 16 कितना हो गया 31, 31 और 32 हो गया। तो 32, 30, 30, 60, 3, 63, 63 हो गया। देखिए 63 और 64, 127 हो गया। तो 127 देखिए, माफ़ कीजिएगा उस बार गलती हो गया था जोड़ने में। 127 आ रहा है जोड़ने पे 64 के सभी गुणनखंड को। तो 127 देखिए 64 का दुगना नहीं है, क्योंकि 64 का दुगना क्या है होगा 128 होगा। ठीक है, अगर एक अंक सिर्फ कम गया, अगर 128 आ जाता जोड़ करके इन सबको, तब 64 क्या हो जाता संपूर्ण संख्या। लेकिन 127 पे ही रुक गया है इसका गुणनखंडों का योग, तो ये संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए तो अब एक्सरसाइज 3 है, देखिए ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। ये सब आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। हम बस समझाने के लिए, देखिए इसमें हम बनाए थे, तो इसका आंसर सिर्फ नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ये तो बस समझाने के लिए था ये सब। ठीक है, बस आंसर लिख देना है। बस ये आप लोगों को समझ में आ जाए, इसीलिए हम लिखे थे ये सब। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे।